हेलो फ्रेंड्स। पिछले पार्ट में आपने पर्यावरण के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा, जाना इन्वायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को। और अब हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सब मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इससे पहले हमारी चर्चा हो ही गई थी। अब जैसा कि जानते हैं, आप पहले से ही फेमिलियर होंगे किसके बारे में, लिथोस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फेयर के बारे में। इन चीज़ों को के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में। लिथोस्फेयर यानी कि स्थलमंडल, हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, एंड बायोस्फेयर यानी कि जैवमंडल। इन सब के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं इस क्लास में। और सबसे पहले है लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर इज़ द solid crust. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. Lithosphere क्या है? स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या है? ये lithosphere is the solid crust. ये है solid crust और the hard top layer of the earth. आप अगले लेसन में पढ़ेंगे भी कि पृथ्वी के, अर्थ के वो 3 लेयर कौन कौन से होते हैं। तो जो शुरुआती लेयर होता है वो उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो ये क्या है? लिथोस्फेयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट है, यानी कि पृथ्वी की ठोस परपटी। हिंदी में क्रस्ट को परपटी भी कहते हैं। तो या फिर ये कठोर ऊपरी परत है, यानी कि अगर आप स्थलमंडल के बारे में क्या जानते हैं कि लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। फिर ये किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे मिलकर बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। ये किससे मिलकर बना है? रॉक्स से, चट्टानों से। और किससे मिलकर बना है? मिनरल्स से, यानी कि खनिजों से। यानी कि हमारा जो स्थलमंडल है वो किससे मिलकर बना है? ये चट्टानों और खनिजों से मिलकर बना है। और फिर उसके ऊपर क्या होता है? एंड कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये क्या होता है कि इसके ऊपर, यानी कि बना तो है कि इससे चट्टानों से और खनिजों से, और उसके ऊपर क्या है? मिट्टी की पतली परत। कुछ ऐसा नहीं होता है जैसे कि कई बार आप केक देखते होगे, तो केक के ऊपर कैसे है? केक तो बना होता है नीचे वो बिल्कुल जो लेयर होता है उसके ऊपर कैसे ये आप क्रीम का लेयर लगा देते हैं। तो वैसे ही आप ये हमारा लिथोस्फेयर भी है। ये किससे मिलके बना है? लिथोस्फेयर मिलके बना है कैसे? रॉक्स और मिनरल्स से, है ना। ये किससे मिलके बना है? रॉक से मिलके बना है और मिनरल्स से मिलके बना है। और कवर, और उसके ऊपर क्या, किस चीज़ का कवर होता है? थिन लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से, किससे? मिट्टी की पतली परत से ये क्या होता है? ढका होता है। फिर उसके बाद देखिए ये कैसा है भाई? तो इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस। कैसा है ये? इसका सरफेस कैसा है? इर्रेगुलर। इसका सरफेस कैसा है? असमान, है ना। यानी कि इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज एट्सेट्रा। यानी कि ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। कैसा है? विषम, एक जैसा नहीं है। ये देखिए, ये शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या है ये है इर्रेगुलर, यानी कि विषम, एक जैसा कहीं भी नहीं है। कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर पठार है तो कहीं पर घाटी है, मैदान है, यानी कि ये विषम इर्रेगुलर सरफेस वाला ये होता है। और फिर इसके आगे क्या है? देखिए इसके आगे है कि लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। ये स्थलाकृतियाँ, यानी कि आपने जो पर्वत के बारे में देखा या पठार के बारे में देखा या मैदान के बारे में देखा, ये स्थलाकृतियाँ जो होती हैं महाद्वीपों पर तो मिलती हैं। आपने क्लास 6 में महाद्वीपों के बाद कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो उन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, तो उन महाद्वीपों के ऊपर तो ये स्थलाकृतियाँ मिलती ही मिलती हैं, साथ साथ महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। यस, महासागरों के सतह पर भी आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से महासागरों के सतह पर भी पर्वत मिलते हैं। तो ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के साथ साथ महासागरों के सतह पर भी पाई जाती हैं। अब आगे चलते हैं। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस
क्या, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। भाई स्थलमंडल कैसा क्षेत्र है? एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें क्या क्या देता है, हमें वन देता है। जो भी फॉरेस्ट होता है, जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर मिलता है? स्थलमंडल पे ही मिलेगा। अगर जैसे जानवरों की चराई के लिए जो ग्रास लैंड है वो कहाँ मिलेगा? स्थलमंडल पे मिलेगा। इसके अलावा जो खेती होती है, तो खेती के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड होता है ना, वो कहाँ पर मिलेगा? स्थलमंडल पे ही मिलेगा, और यानी कि लिथोस्फीयर पे ही मिलेगा। ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि जो बस्तियाँ होती हैं, यानी कि जहाँ पर मानव जो अपने रहने के लिए जो घर बनाता है ना, तो वो कहाँ पर, ये सारे गांव शहर कहाँ पर मिलेंगे? बिल्कुल ये जो ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं, मानव बस्तियाँ होती हैं, वो भी लिथोस्फीयर में ही मिलता है। इसके अलावा जितने भी मिनरल्स हैं, है ना, जितने भी मिनरल्स, खनिज आपने देखा होगा कि हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, लोहा हो, ये सारे जो खनिज होते हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं, ये भी यहीं पर पाया जाता है। यानी कि इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यानी कि ये जो है ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लिथोस्फीयर के बारे में देखा। आप इस चित्र को देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिथोस्फीयर भी आपको दिख रहा होगा। आपको लिथोस्फीयर में ये जैसे ये किसान है, खेती कर रहा है, सड़क है, बस चल रही है, घर बने हुए हैं, पहाड़, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये किस डोमेन का पार्ट है? ये बिल्कुल ये लिथोस्फीयर का है। फिर आप हाइड्रोस्फीयर देख रहे होगे, यहाँ पर जलमंडल, आप एटमॉस्फेयर भी देख रहे होगे। तो चलते हैं अब हाइड्रोस्फीयर दूसरे डोमेन की बात करते हैं, जल के क्षेत्र को। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। सीधी सी बात है, जल का क्षेत्र क्या कहलाएगा? जलमंडल। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. आप इसमें क्या है देखिए, इस जलमंडल में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? जल के विभिन्न स्रोत। कौन कौन सी जल के विभिन्न स्रोत होते हैं? आप भी जरा सोचिए कि पानी के आपको सोर्सेस क्या क्या देखते होंगे। अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो, नेचुरल रूप से देखें तो वो होता है जैसे कि रिवर्स, बिल्कुल, नदियाँ, लेक्स, है ना, तालाब, झील। इसके अलावा सीज, समुद्र, ओशन, महासागर, ये सारे जो हैं ये जलमंडल के अंतर्गत, या फिर यूँ कहें कि हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। ये क्या महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी प्राणी हैं उनके लिए हाइड्रोस्फीयर बिल्कुल आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अगले डोमेन के बारे में। अगला मंडल कौन सा हमारा? बिल्कुल एटमॉस्फेयर। अगला मंडल कौन सा हमारा? यानी कि वायुमंडल, है ना। अगला वायुमंडल के बारे में क्या है? वायुमंडल क्या है? द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। सीधी सी बात है। क्या है एटमॉस्फेयर? क्या है? इज द एटमॉस्फेयर वास्तव में क्या है? ये थिन लेयर है, ये एक पतली परत है। किसका पतली परत है? वायु का, एयर का। यानी कि द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि ये एटमॉस्फेयर क्या है? वायु की पतली परत है, जिसने किसको घेर रखा है? जिसने पृथ्वी को चारों तरफ से घेर रखा है। आप बिल्कुल देखते होंगे, अगर आप अंतरिक्ष में अगर जाएंगे तो सबसे पहले आपको वायुमंडल को पार करना पड़ेगा। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे इसे, मतलब इसी सिलेबस में हमारे है कि हम किस तरह से वायुमंडल के कौन कौन से प्रकार, एटमॉस्फेयर के कौन कौन से लेयर्स मिलते हैं। लेकिन चारों तरफ से वायु की परत ने पृथ्वी को घेर रखा है। यानी कि द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स, जिसने चारों तरफ से हमें घेर रखा है, एक तरह से कहे तो अर्थ को। तो कई बार ये दिमाग में आता है कि भाई तो वायुमंडल उड़ क्यों नहीं जाता है? तो एक्चुअली क्या है? वो है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी कि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है कि वो वायुमंडल को थामे रखता है, वायुमंडल को अपनी ओर खींच के रखता है। इसीलिए
ये कह सकते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के साथ है। इसके अलावा वायुमंडल का और काम क्या है? द एटमॉस्फेयर इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमारी सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है? फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये क्या करता है? ये सूर्य की झुलसाने वाली जो गर्मी है और कई हानिकारक किरणें भी आती हैं, वायुमंडल उनसे हमारी रक्षा करता है। कैसे? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके आगे क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, में क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी गैसेस आपको मिलेंगी, डस्ट मिलेंगे और वाटर वेपर, यानी कि इनमें वायुमंडल किन चीज़ों से मिलकर बना है? गैसों से मिलकर बना है। अलग अलग गैस आप अगले लेसन में पढ़ेंगे भी कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी गैसेस हैं। डस्ट बिल्कुल धूल कणों से मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना है? और ये मिलकर बना है वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प। इन चीज़ों से मिलकर के वायुमंडल बना हुआ है। और अगर मान लीजिए द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, अगर वायुमंडल में अगर परिवर्तन होगा तो उससे मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। मौसम यानी कि वेदर और क्लाइमेट, इनमें परिवर्तन कब होने लगता है? जब हमारे वायुमंडल में परिवर्तन होता है। और अब जरा देखते हैं, तीसरे मंडल को देखने से पहले जरा हम आपको इस चित्र को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर भी आप देख रहे होंगे, एटमॉस्फेयर भी देख रहे होंगे। क्या आप चौथा डोमेन देख पा रहे होंगे? बिल्कुल, बायोस्फीयर, जैवमंडल। बिल्कुल, कहाँ पर है? ये है यहाँ पर। जैवमंडल में आप क्या देख रहे होंगे? क्या जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर पानी आपको दिख रहा होगा तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि वो हाइड्रोस्फीयर है। जहाँ पर आपको ज़मीन दिख रही होगी, लैंड दिख रहा होगा, आपने लिथोस्फीयर समझ लिया होगा। पहाड़ भी लिथोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर भी आपको इजीली आप पहचान सकते हो। बायोस्फीयर के लिए कौन सी जगह है? बायोस्फीयर में तीनों ही चीज़ें आ रही होंगी। आप देख रहे होगे एक सर्कल सा बनाया हुआ है ना, और सबको सम्मिलित कर लिया है। क्या है आखिर बायोस्फीयर? जरा हम बायोस्फीयर को जानने की कोशिश करें। और बायोस्फीयर है प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। पादप यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु मिल करके जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। यानी कि जहाँ पर अगर ये कहा जाए कि तीनों ही मंडल, जहाँ पर तीनों ही डोमेन्स, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, जहाँ तीनों ही मतलब एक बिल्कुल नैरो जोन होता है जहाँ पर जीवन संभव होता है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और लाइफ एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु वहाँ पर रहते हों। तो पेड़ पौधे यानी कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ये क्या है? इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये क्या है? ये है इट इज़ अ नैरो जोन। ये संकीर्ण, ये बहुत ही कहते हैं कि ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है। किस और क्या है यहाँ पर? जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर, यानी कि जहाँ पर स्थल, जल और वायु तीनों ही मिलते हैं और जिसके कारण क्या तीनों ही मिलकर के जो इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण क्या संभव होता है? जहाँ पर जीवन संभव होता है। क्योंकि आप जानते होंगे, सीधी सी बात है कि जीवन जीने के लिए हमें तीनों ही चीज़ों की आवश्यकता होगी। पेड़ पौधे, जीव जंतु सबको, यानी कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम सबको चाहिए। क्या? लिथोस्फीयर भी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए, एटमॉस्फेयर भी चाहिए। तो जहाँ पर तीनों मिलते हैं, बहुत ही छोटा इलाका होता है पृथ्वी का, नैरो जोन है जहाँ पर कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसे हम कहते हैं जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस लेसन के आगे की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।